रेस्ट एपीआई बेसिक्स। तो फिर होता है क्या है कि जनरली ये आपकी जो हो गई ना, एक चीज मैंने बताया था आपको कि यू आर आई और यू आर एल दोनों में डिफरेंस वगैरह मैंने थोड़ा बहुत बताया था। तो जो ये होता है आपका डोमेन वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका यू आर एल होता है। ठीक है, और जब आप पूरा ले लोगे डोमेन प्लस जो पाथ है, ठीक है, कुछ क्वेरी ऐसे करके जो दिया रहता है वो सब मिला के यू आर आई हो जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। बाय द वे कुछ ऐसा दिख रहा है। ये आपका एंड पॉइंट है, एचटीटीपी मेथड है, आपने पोस्ट यूज करा है। पोस्ट मतलब क्या, डेटा आपको भेजना है कहीं पे। एचटीटीपी हेडर्स के तौर पे आपने क्या यूज करा है, तो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन कुछ ऐसा जेसन, एक्सेप्ट में ये ऑथोराइजेशन में आपका ये रहा। और बॉडी आपकी कुछ ऐसी है। कहने का क्या मतलब है कि आपने यहाँ बताया हेड, एचटीटीपी का हेडर होता है, एचटीटीपी के मेथड आप देते हो। तो हेडर तो मोर और लेस खुद ही हो जाता है डिफाइन, आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। बट बॉडी तो आप दोगे ना कि आप क्या डाटा देना चाहते हो। तो कोई रिव्यू नाम का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या, आप बोल लो कि कोई रिव्यू नाम का टेबल होगा। कैसा, क्लास रिव्यू नाम का आपका टेबल होगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, सबसे पहला तो टाइटल हो जाएगा आपका। टाइटल में आपने दिया होगा टाइप स्ट्रिंग, नोट न लेवल। अगर आपने पढ़ा है थोड़ी बहुत, अगर आपको आइडिया है टेबल वगैरह की, तो आपको पता होगा टाइप इसका क्या होगा। तो वैर कैर, जैसे ये रेटिंग का, आप रेटिंग का तो इंट ही देते, आप इंटीजर ही देते। तो ये वही चीजें, ये डेटाज आप भेज रहे हो कहीं पे। बाय द वे रेस्ट एपीआई के बारे में मैंने बताया था, फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है जी, तो ये हो जाता है इसका फुल फॉर्म, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो जब आप नेटवर्क अलाइंड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, मतलब एक आर्किटेक्चर है जिसका आप यूज करते हो, या फिर एक स्ट्रक्चर बोलो जिसका आप यूज करते हो नेटवर्क ओरिएंटेड एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए, ऐसे एप्लीकेशन जो नेटवर्क से कनेक्ट करें। ऑलमोस्ट सारे ही करते हैं। तो कुछ इस कारण आप इसका यूज करते हो। ये करंट ऑपरेशन का यूज करती हैं, प्रोटोकॉल के तौर पे एचटीटीपी का यूज करती हैं। मतलब स्टेट ट्रांसफर करना है, क्लाइंट ने कुछ मांगा डेटाबेस से, तो डेटाबेस कैसे समझेगा, और डेटाबेस को ये कैसे पता है कि मुझे यही, ये जो चीजें हैं जो क्लाइंट मांग रहा है, मुझे यही चीजें रिटर्न करनी है। तो वहां रोल आता है रेस्ट का। ठीक है, रेस्ट क्या है, एपीआई का एक टाइप है। रेस्ट होता है, सोप होता है, ग्राफक्यूएल होता है, मैंने बताया था। तो ये आपके टाइप्स हैं, और थोड़े बहुत तो डिफरेंस भी मैंने बताए थे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना पक्का से। बाय द वे आप एक क्लाइंट हो, ठीक है, वो उसने क्या करा, पहले उसने बोला गेट। गेट मतलब क्या, रीड ऑपरेशन कर रहा है। करड़ में जो आर आपका होता है ना, तो ये आपका रीड ऑपरेशन कर रहा है। ये इसकी एंड पॉइंट हो गई ऐसे। जो आपका ऊपर, एक सेकंड में दिखा दूं आपको, ये देखो, ये जो आपका यूआरएल हो गया वो तो हो ही गया। ठीक है, ये भी आप दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। एंड पॉइंट डिपेंड करता है आपने एपीआई एंड पॉइंट बनाया है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, अगर ये फॉरवर्ड स्लैश रिव्यू मैं दिखा दूं, तो फिर जो फॉरवर्ड स्लैश मैं रिव्यू दिखा दूं, तो इससे क्या हो कि कोई एक पेज दिखे। तो राउटर आप बनाते हो ना, तो कुछ वैसा ही। तो उसने बोला ऑल यूजर्स दो, ये आपकी एंड पॉइंट हो गई। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, आप बोलोगे पहले तो ये डीएनएस पे जाता है, ये वो, ठीक है, ठीक है, समझ लो मैं, डीएनएस पे जा रहा है, वो एड्रेस ढूंढा जा रहा है डोमेन और आईपी में कन्वर्ट करके। बट भाई डेटाबेस कुछ जो इसको भेजेगा या फिर इसने जो मांगा है, तो वो कहाँ होता है, वो रेस्ट एपीआई पे होता है। ये क्या करता है, रिसीव करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, किससे, क्लाइंट से। और करता है जो भी रिक्वेस्ट आई होगी, जिस किसी की भी जरूरत होगी, फिर वो क्रिएट करना हो, यूजर को पोस्ट करना हो, पैच करना हो, डिपेंड करता है। फिर डेटाबेस से मतलब कांटेक्ट करता है। और जब ये डेटाबेस से कांटेक्ट करता है तो फिर क्या होता है, आवर रेस्ट एपीआई क्वेरीज द डेटाबेस फॉर व्हाट इट नीड्स। ठीक है, आपने बोल रखा है, आपने कोई टेबल बना रखा है, जैसे एसक्यूएल अल्केमी में अगर आपको पता हो तो बना दे। सपोज कर लो मैंने बोला यूजर, कुछ ऐसा, और यहाँ पे आप देते हो उसके जैसे डीबी डॉट यूजर करके। तो ये अलग चीज है, मैं बाद में बता दूंगा प्रोजेक्ट में, बाय द वे। तो फिर क्लास में आपने डिफाइन कर रखा है कि आईडी होगी, भाई आईडी का कुछ टाइप दे दोगे आप। ठीक है, और दे दोगे नलेबल है या नहीं, उसमें नल वैल्यूज आ सकती है या नहीं है, स्ट्रिंग होगा, क्या होगा, उसका नेम क्या होगा स्टूडेंट का, बहुत सी चीजें। तो जब आप यहाँ से गेट करोगे, गेट रिक्वेस्ट यहाँ से भेजोगे, डेटाबेस के ऊपर क्वेरी चलाओगे, और ये डेटाबेस आपको कुछ डेटा रिटर्न जब करेंगे, तो डेटाबेस को कैसे पता कि अच्छा मुझे ये ही रिटर्न करना है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट में आईडी है, बहुत सी चीजें। तो वहाँ आपका रेस्ट एपीआई काम आता है। आवर क्लाइंट सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड वेट फॉर, बंदे ने रिक्वेस्ट करा और वेट कर रहा है। रेस्पॉन्स क्या होगा, रेस्पॉन्स व्हेन रेस्ट एपीआई हैज व्हाट इट नीड्स।
अगर आप बोलोगे मुझे ऑल यूजर का डिटेल चाहिए, यूजर में जो भी डेटाज आते हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा। डेटाबेस को कैसे पता कि बंदा यूजर का मांग रहा है तो मुझे स्टूडेंट का नहीं देना है? तो वहाँ रेस्ट एपीआई पिक्चर में आता है, वही बोल रहा है कि जब आप जब आई मीन से व्हेन रिस्पॉन्स क्या है आपका, व्हेन द रेस्ट एपीआई हैज व्हाट इट नीड्स, रेस्ट एपीआई को मिल जाता है जो इसको चाहिए, इसने यूजर बोला है, तो यूजर में जितनी भी फील्ड डिफाइन है वो सब रेस्ट एपीआई में आएगा, तो ये आपको वापस रिस्पॉन्स दे देगा क्लाइंट को। ये जनरली जेसन या फिर एक्सएमएल में होता है। जेसन में मैं आज दिखा दूंगा। टिपिकल एचटीटीपी वर्ड्स पता ही है, गेट क्या करता है, रीड करता है, पुट क्या करता है, अपडेट या फिर रिप्लेस बोल लो आप। रोज को किसको, रोज को पैच, मॉडिफाई वगैरह। पोस्ट क्या करता है, न्यू रिकॉर्ड्स को क्रिएट करता है, डिलीट, डेटाबेस से डिलीट कर देता है। अब हम देखते हैं रेस्ट एपीआई को थोड़ा बहुत। तो करंट ऑपरेशन समझ आ गया। ठीक है जी, करंट ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। बट मुद्दा ये है, ये कुछ एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी रेस्ट एपीआई है ना, तो वो वेरिएशंस की बात, वेरिएंट्स की बात करी गई है। वेरिएंट्स ऑफ लिस्टिंग बाय द वे। तो रेस्ट एपीआई सिर्फ और सिर्फ करड के लिए यूज नहीं होता, ये लिमिटेड लिमिटेड नहीं है सिर्फ करड के लिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाया, तो वहां हो सकता है यूजर कुछ डिमांड कर रहा हो, जैसे यहाँ बोल रहा था मुझे ऑल यूजर दे दो भाई, पोस्ट कर दो न्यू न्यू यूजर का जो भी डाटा होगा। जैसे हो सकता था न्यू न्यू यूजर का डाटा जो होता, नेम कुछ होता उसमें, उसकी डेट ऑफ बर्थ होती। ठीक है, तो फिर ये ऐसा नहीं करता कि सिर्फ करंट ऑपरेशन तक ही लिमिटेड है, कि ये सिर्फ इतना ही कर सकता है, बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक वेब एप्लीकेशन है आपके पास, ठीक है, और यूजर ने रिक्वेस्ट करा डाटा अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे कि उसने बोला लिस्ट दे दो, हिस्टोग्राम। मतलब यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है का क्या क्या मतलब है कि आपने उस फॉर्मेट में डाटा दिखा रखा है। आप जब आपने अगर देखा होगा, कई सारी ट्रेडिंग वेबसाइट्स होती है, ओलंपिक ट्रेड हो गई, ग्रो का है, ठीक है, तो वहां जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा हिस्टोग्राम वगैरह में डाटा एनालाइज किया हुआ रहता है, स्पेशली फाइनेंशियल वेबसाइट्स पे बहुत ज्यादा। तो वहां पे जो आपका यूजर है उसको उस फॉर्मेट में डाटा दिख रहा है। तो मुद्दा ये है कि यूजर ने रिक्वेस्ट करा था डाटा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता था, कभी लिस्ट में, कभी हिस्टोग्राम में, या फिर अलग फॉर्मेट में भी। की पॉइंट ये है कि रेस्ट जो आपका है वो मॉडल और कंट्रोलर के बीच कम्युनिकेट कराता है। मॉडल आपका डेटाबेस, कंट्रोलर जो आप लॉजिक लिखते हो, जैसे कि आपने लिखा होगा एट द रेट, वो जो आपने राउटर डेकोरेटर बनाया था, एट द रेट ऐप डॉट राउट, फिर जो फंक्शन लिखा था। ठीक है, तो मोर और लेस कुछ ऐसा, एग्जैक्टली वही नहीं, मोर और लेस कुछ ऐसा ही। तो ये आपका रेस्ट का एक ही काम है कि मॉडल और जो आपका कंट्रोल्स के बीच जो कम्युनिकेशन है उसको करवाना। ठीक है, और मतलब ये जो भी रिक्वेस्ट करेगा कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर इससे कम्युनिकेट करेगा रेस्ट के थ्रू। ठीक है जी। अब बारी आई इसके वेरिएंट्स की, और क्या क्या कर सकता है। बहुत सीधी सी बात है। तो देखो, रेस्ट एपीआई जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ और सिर्फ CRUD के लिए नहीं है, बट उसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा कर सकती है, जैसे कोई एक्शन परफॉर्म करना हो। फॉर एग्जांपल गूगल तो सब यूज करते हैं, गूगल क्लाउड के बारे में पता होगा। यहाँ पे जो एपीआई होती है ना, वो आपको डाटा ला के नहीं दे रही होती। यहाँ पे आपकी एपीआई क्या क्या कर सकती है, तो जब आप जाओगे गूगल क्लाउड पे, तो यहाँ पे आपकी एपीआई आपको देती है, आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर वर्चुअल मशीन्स लाइक कोई मशीन है, सपोज करो आपने मतलब क्लाउड में एनरोल करा है, तो एनरोल करने के बाद आपने किसी की आई मीन टू से सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखी है, आपने मशीन को रिबूट करना चाहते हो, या फिर जनरली आप देखो, आप अपने वाईफाई का खोल लेना, जो भी होता है एप्लीकेशन, उसमें भी रिबूट का ऑप्शन आता है। तो मुद्दा ये है कि मॉडल और कंट्रोलर के बीच कम्युनिकेट करवा रहा है, सिर्फ करंट के लिए यूज नहीं होता। इंस्टेड आप क्रिएट या रिबूट कर सकते हो मशीन पे। जैसे गूगल क्लाउड पे अगर आप आज तक नहीं गए हो, तो आपको तो हो सकता है समझने में दिक्कत हो। आप गूगल क्लाउड को मैनेज भी कर सकते हो, मतलब गूगल क्लाउड की जो सर्विसेज हैं उसको आप मैनेज कर सकते हो रेस्टफुल कमांड के थ्रू। ठीक है, कोई स्मार्ट सिटी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मैनेज कर लो, स्ट्रीट लाइट कब क्या करनी है, मतलब स्ट्रीट लाइट से जुड़ी फंक्शनैलिटीज भी थी। ये कुछ एग्जांपल्स थे, आप चेक कर सकते हो कि स्ट्रीट लाइट जो है उसकी स्टेट क्या है, ट्रैफिक लाइट जो है उसकी स्टेट क्या है, लाइट ऑन है ऑफ है किस कलर में है। तो मुद्दा ये है कि कुछ एपीआई सिर्फ डेटाबेस को मॉडिफाई नहीं करती। फॉर एग्जांपल आपने वर्चुअल मशीन स्टार्ट करा, आपने स्ट्रीट लाइट से जुड़ा काम करा, तो यहाँ डेटाबेस में थोड़ी ही कुछ हो रहा था। तो करंट ऑपरेशन के अलावा भी ये बहुत कुछ करती हैं। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, टर्न ऑफ लाइक स्ट्रीट लाइट वगैरह के बाद, कि एग्जांपल वन है आपका विकिपीडिया से रिलेटेड। सबको पता है विकिपीडिया क्या है आपका। ठीक है, तो विकिपीडिया प्रोवाइड करता है रेस्ट एपीआई, जो कि डेवलपर्स को अलाउ करती हैं कि वो आपकी आप डेवलप
थोड़ा बहुत मैं यूजर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि यूजर को तो समझ नहीं होता कि कैसे उसने सर्च करा, बैकग्राउंड में कैसे काम हो रहा है, बट डेवलपर्स को तो होता है ना। तो ये क्या करता है, ये रेस्ट एपीआई जो इसकी है विकिपीडिया की, ये आपको अलाउ करती हैं आर्टिकल सर्च करने के लिए, आर्टिकल को रिट्रीव करने के लिए विथ मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, जब आप लिखे होंगे, आपने एचटीएमएल का कोड लिखा होगा ना, तो मेटा करके टैग होता है, तो वही जो आपका हेडर हो गया, मेटा टैग, व्यू पोर्ट की हाइट वगैरह उसमें एट्रीब्यूट्स होती है, तो वही आपका हो जाता है क्या, मेटा टैग। ठीक है जी। और फिर इसके बाद बारी आई कि ओपन एपीआई है ये, मतलब इसका यूज कर सकते हो, पेज सर्च कर सकते हो, पेज की हिस्ट्री। और ये आउटपुट किस में देगा, तो आउटपुट भैया ये जेसन में देगा। बाय द वे, जो आपकी विकिपीडिया वो एक्सेसिबल होती है वेब इंटरफेस के थ्रू भी। बिल्कुल, जब आप सर्च वगैरह करते हो तो एक्सेसिबल हो ही गई। और आपकी जो एपीआई है वो डेवलपर को अलाउ करती है कि वो सर्चेस को ऑटोमेट कर सके, हाँ, रिट्रीव कर सके डाटा के स्ट्रक्चर को। तो यही सारी की सारी चीजें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि जनरली सर्च करने के बजाय आप एक ऐसा, मतलब आपने एक सर्चिंग का प्रोग्राम लिखा, ठीक है, समझ आ रहा है, बट आप एक ऐसा प्रोग्राम भी लिख सकते हो जो कि विकिपीडिया के एपीआई को कॉल करेगा और रिट्रीव करेगा उसके सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन, जैसे कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, लिस्टिंग क्या है, सारे रिलेटेड बहुत सी चीजें। अब बारी आई कि ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये यूआरएल, जैसे जैसे देखो एग्जांपल यहाँ पे, ये कुछ यूआरएल आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यूआरएल है, तो ये आपका यहाँ पे पास करा गया है। तो ये जब आपका यहाँ पे पास करा गया है, तो ये क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्च कर रहा है कि भाई क्वेरी अर्थ है, एक लिमिट इक्वल टू 1 यहाँ बोल दिया है, मतलब सिर्फ मुझे एक क्वेरी चाहिए। मतलब क्या है इसका, जो है ना आपका ये wikipedia.org कुछ ऐसा, इसका मतलब है ये स्पेसिफाई कर रहा है कि इंग्लिश विकिपीडिया चाहिए। भाई विकिपीडिया तक तो ठीक है, मैंने बताया था, ये डोमेन वगैरह जो होता है ये आपका क्या बताता है, ये जो एक्स्ट्रा उसके बारे में चीजें हैं, टॉप लेवल डोमेन या कुछ ऐसा इसको मैंने बोला था वीक फर्स्ट में। तो ऐसा कुछ है, ये आपका बता रहा है इंग्लिश में चाहिए विकिपीडिया पे, इंग्लिश वाले सेक्शन में जाओ, en.wikipedia.org, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या लिखा है, w/rest.php। अब ये क्या है, इसका मतलब है कि भाई रिक्वेस्ट को डायरेक्ट कर दो रेस्ट एपीआई पे, ठीक है, जो आपकी रेस्ट एपीआई वहां पे रिक्वेस्ट को डायरेक्ट कर दो। अब ये V1 क्या है, तो V1 वर्जन बता रहा है कि भाई वर्जन 1 चाहिए एपीआई का। इससे जुड़े क्वेश्चंस आए हैं, तो देख लो, इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या बता रहा है, लैंग्वेज कौन सी होगी, ये जो w/rest.php था, इसने बता दिया, मतलब डायरेक्ट कर दिया रिक्वेस्ट को रेस्ट एपीआई पे। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको आप रेस्ट एपीआई पे, रेस्ट डॉट पीएचपी, जो कि पीएचपी डेटाबेस वगैरह में लिखी गई है। V1 क्या है कि अच्छा, इस एपीआई के वर्जन 1 पे करो आप ये काम, रीडायरेक्ट जो कर रहे हो वो इस पे करो। सर्च/पेज का क्या मतलब है कि ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये रिक्वेस्ट पेज को सेलेक्ट करेंगी। क्वेरी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, जब भी क्वेरी लिखते हैं तो उससे पहले क्वेश्चन मार्क देते हैं, यहाँ दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो यहाँ देखो। तो ये बोल रहा है कि क्वेरी होनी चाहिए अर्थ, फिर बोला जा रहा है एंड, और क्या, और लिमिट होना चाहिए 1, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है ना, आपने प्रोडक्ट बहुत सारा सर्च कर लिया अमेजोन पे, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट आ गए, आपको पता है आप लिमिट भी लगा सकते हो कि बस मुझे 20 प्रोडक्ट्स चाहिए। कैसे ये होता है, आपने पेजिनेशन के बारे में, तो पेज के नीचे में रहता है ना कुछ ऐसा, ठीक है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेक्स्ट यहाँ लिखा रहता है, यहाँ प्रीवियस रहता है। तो भाई पेज 1 में सिर्फ आपको 20 से 25 प्रोडक्ट्स दिखते हैं, फिर आप पेज 2 पे जाते हो तो बाकी के फिर 20 से 25 प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं। इंस्टेड आप एक बार सपोज करो 2000 प्रोडक्ट्स हैं वो सारा लाओ, तो कितना डाटा जाएगा, कितना वक्त जाएगा। हाँ, उस केस में हम क्या करते हैं, इस लिमिट का यूज करते हैं। भाई मैंने लिमिट लगा दिया कि मुझे 20 चाहिए, मुझे 10 चाहिए, मुझे 25 चाहिए पर पेजेस, तो वहाँ ये बहुत काम आता है। पेजिनेशन कहते हैं इसको, ये जो आपकी प्रोसेस वगैरह होती है। ठीक है जी। ऑल राइट, फिर उसके बाद अब रिस्पॉन्स, मतलब जब आप इसको चलाओगे ना तो रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आएगा, यही बोला जा रहा है, मैं दिखाता हूँ। आप जो कॉपी करा था ना हमने कोड, वो हम यहाँ डालेंगे। देखो यही है ना आपका कर्ल ऐसा कुछ करके, तो यहाँ मैंने जैसे ही डाला, अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ऊपर, अब हम फिर से डालेंगे। जैसे ही हमने डाला तो क्या आया, भाई ये विकिपीडिया पे जा रहा है। मैं फिर से बताता हूँ, देखो, एक सेकेंड, यहाँ क्या हो रहा है, तो ये जो आपकी है ना,
ये बता रही है कि इंग्लिश में चीज़ें चाहिए, ठीक है। ये बता रही है कि इसको रीडायरेक्ट कर दो रेस्ट पे, पीएचपी में जो बनाई है। और क्या वर्जन 1 है उस टेस्ट का, V1 वर्जन बता रहा है। बोल रहा है कि सर्च वाले पेज पे इसको ले जाओ और सर्च वाले पेज पे ये क्वेरी डालो, क्यू इक्वल टू अर्थ, और इसकी लिमिट 1 कर दो, मुझे सिर्फ एक डाटा चाहिए। ऐसा यहाँ पे बोल रहा है, देखते हैं चला के। तो देखो सिर्फ एक डाटा आया अर्थ के सब्जेक्ट में। आई नो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं ब्राउजर में भी दिखाऊँ, मैं फिर से चलाता हूँ, इस बार मैं बोलता हूँ भाई टू चाहिए, दो डेटा चाहिए। अब दो डेटा आया, दो ऑब्जेक्ट आएंगे। आई नो यहाँ थोड़ा पढ़ना मेसी हो सकता है, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, बट ठीक है। सब व्हाट इफ मैं इसको बोलूँ कि मुझे चाहिए 100 डेटास, 100 प्रोडक्ट चाहिए जो भी आप दे रहे हो, टोटल इतने सारे आ गए। जस्ट लुक, लुक। तो यही है आपका, कुछ ऐसे ही काम होता है आपका। और अगर तो फिर मैंने क्या करा है, मैंने इन्हीं सारे क्वेरीज को यहाँ पे डाला। आपकी ये जो गूगल थी ना, मतलब जो ब्राउज़र है वहाँ पे, मैं फिर से डालता हूँ। HTTP, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज कुछ ऐसा दिख रखा है, मैंने इसी को डाला। मैंने लिमिट 1 डाला। तो देखो ये कुछ ऐसा आ गया। अब मैं इसको प्रीटी करता हूँ, प्रीटी प्रिंट में पे मैं डालता हूँ, तो क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आया जिसके अंदर एक पेज नाम का एट्रीब्यूट है। पेज में एक लिस्ट बनाए भाई, लिस्ट में सारी डिटेल्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बोल लो जो भी आपने सर्च करा था उसके सब्जेक्ट में। की अर्थ है, टाइटल अर्थ है, एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट क्या है, तो ये जो भी डिटेल्स दे रखी है। और उसकी यूआरएल कुछ ऐसी, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ये एक इमेज होगी, .jpg है ना। आप यहाँ जाओगे तो ये आपकी एक इमेज होगी, ठीक है। और ये हाइट दे रखा है, विड्थ दे रखा है। तो हम ऐसे ही काम करते हैं, जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं तो हम ऑलरेडी डेटाबेस में हमारा डाटा स्टोर रहता है। फॉर एग्जांपल, आपको क्विज एप्लीकेशन बनाना है तो आप डेटाबेस पे डाल दोगे, अच्छा ये क्विज होगा, इतने टाइम का होगा, इसमें इतने क्वेश्चंस होंगे, आपने डाल दिया। आपको चाहिए तो आप ऐसे ही एपीआई कॉल कर लोगे अपने पाइथन के हेल्प से, और आपको पर्टिकुलर डाटा मिल जाएगा। व्हाट इफ मैं यहाँ लिमिट 100 कर दूँ, 1000 मैंने कर दिया, अब देखो कितना वक्त लगता है। मतलब ये 1000 जो है वो वाइबल नहीं है। मैक्स बोल रहा है यहाँ पे, मिनिमम 1 मैं बोल सकता हूँ, मैक्सिमम मैं 100 बोल सकता हूँ। मैक्सिमम जो है ना अपन लोग का, यहाँ पे वो 100 हो सकता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है भाई, 100 डाल देते हैं। फिर क्या, 100 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, बहुत सीधी सी बात है। मैं इसको प्रीटी प्रिंट कर लेता हूँ, तो ऐसे ही डाटा आ जाते हैं आपके। हाँ, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसा आ गया आपका, और इसमें एक जो आपकी प्रोडक्ट होगी उसकी आईडी, ये दूसरे की आईडी, ये तीसरे की आईडी, कुछ ऐसे ही डाटा आ जाते हैं। अमेजोन में भी जो आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, डाटा कुछ ऐसा ही वहाँ पे भी आ रहा होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। ठीक है, तो कर्ल क्या करता है? कर्ल आपके लिए HTTP रिक्वेस्ट को भेज देता है, जनरली गेट भेजता है, बट डिपेंड करता है, और भी आप कर सकते हो। और जो वो डाटा आ रहा था, जो भी अभी मैंने आपको दिखाया, वो सब जेसन फॉर्मेट में आ रहा था, कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा था, इसी को कहते हैं जेसन आउटपुट आएगा आपका। अब हम आगे चलते हैं। अब ये कुछ नहीं यार, अभी ये स्कीमा दे रखा है। स्कीमा स्ट्रक्चर समझ लो, जिसको आप ढांचा बोलते हो, वो क्या होगा। तो फिर देखो क्या क्या हो सकता है। नीचे कुछ दे रखा है क्या? नीचे तो ऐसा कुछ नहीं है। स्कीमा कहने का क्या मतलब है कि उसमें एक आईडी है, की है, टाइटल है, एक्सेप्ट है, डिस्क्रिप्शन है। एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें तो थी जो मैंने अभी आपको सर्च करके दिखाया। यही सारी चीज़ें तो थी स्कीमा में। देखो, आईडी था ना, की था ना, टाइटल था ना, एक्सेप्ट था ना, डिस्क्रिप्शन था ना, और ये थंबनेल जो भी है वो, तो वही चीज़ें दे रखी है। यही स्कीमा हो गया इसका। स्कीमा मतलब इसमें क्या क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। और एसक्यूएल अल्केमी का यूज़ करके हम करने ही वाली हैं, तो फिर डेट्स ऑल। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये सब बहुत आप खुद भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो जनरल चीज़ें। सर्च पेजेस बोल रहा है, ये राउट का है मेथड, यहाँ पे गेट यूज हुआ था, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन फोर्स जेसन था, रिटर्न जो हुआ देखा ही आपने, यही तो हमने यूज करा था ना। यहाँ पे क्वेरी अब जुपिटर दे दिया गया, लिमिट 20 लगा दिया गया, तो जुपिटर से रिलेटेड चीजें आएंगी। ऐसा पेज दिखाओ जो कि जुपिटर से रिलेटेड है। कहाँ से? तो इस रेस्ट से वर्जन उसका होना चाहिए V1। ठीक है, पैरामीटर यहाँ क्या क्या है, तो क्यू, जो क्वेश्चन मार्क के बाद देते हो, या ना क्वेश्चन मार्क है इसके बाद, और लिमिट हमने 20 लगा रखी है। रेस्पॉन्स क्या क्या आ सकता है, देखो अगर 200 रेस्पॉन्स आया तो गुड, सक्सेस है, आपने जो भी करा था ना रिक्वेस्ट वो सक्सेस रहा। ये आपको पेज दे देगा ऑब्जेक्ट के साथ, जिसमें एरे होंगे, मतलब आई मीन से रिजल्ट ऑफ एरे। जैसा कि आपने देखा, एक एरे था, उसमें एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में ये सारी की सारी चीज़ें थी। अगर आपने 20 बोला है तो टोटल 20 प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ इसी स्ट्रक्चर में बताया था कि सब में आईडी है वगैरह वगैरह। आप पीछे करके देख सकते हो वीडियो, मतलब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो। ठीक है जी, फिर रेस्पॉन्स की बारी। देखो 200 कोड है, टू गुड। हाँ,
कोई रिजल्ट अगर फाउंड नहीं हुआ ना, सपोज कर लो कोड 200 दिख रहा है, रिजल्ट फाउंड, तो रिजल्ट लौटा रहा है, कुछ फाउंड नहीं हुआ, तो रिटर्न पेज ऑब्जेक्ट कंटेनिंग एन एम्प्टी एरे, एक ऐसा पेज लौटाएगा जहाँ पे एम्प्टी एरे होगा। ये हम कोविन का जब एपीआई आगे दे रखा है वो यूज करेंगे तो देख लेंगे। 400 दे रहा है, मतलब क्या, क्वेरी पैरामीटर सेट नहीं करा था आपने, तो क्वेरी पैरामीटर ऐड कर दो, पहली चीज। दूसरी क्या हो सकती है कि इनवैलिड लिमिट रिक्वेस्टेड है, मतलब जो आपने रिक्वेस्ट करा है वो इनवैलिड है, तो लिमिट पैरामीटर जो है 1 से 100 तक सेट कर दो, जैसा कि हमने 1000 सेट कर दिया था तो हमें 400 कोड एरर आया था। और उसके बाद क्या 500 आया, तो फिर सर्च आई आपकी कोविन की, रेस्ट एपीआई है ये भी एक, कोविन पब्लिक एपीआई फॉर कोविन ऐप। कोविन आपका एक ऐप होता था वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन और उसके इन्फॉर्मेशन वगैरह को डालने के लिए। अगर आपने वैक्सीनेशन वगैरह कराया है तो मोरलेस आपको पता होगा, बाय द वे। तो फिर अब मुद्दा ये है कि इसमें रेस्टफुल एपीआई क्या कर रहा है, रेस्ट एपीआई या फिर आप यहाँ रेस्टफुल एपीआई, तो रेस्टफुल एपीआई से कहने का मतलब यही है कि ये एक सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा, प्रिंसिपल्स नहीं कह सकते, स्ट्रक्चर कह लो, जो अलाउ करेगा। देखो प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो क्यों, क्योंकि वो अलाउ कर रहा है एक स्ट्रक्चर को, एक स्केलेबल डाटा एक्सचेंज करने को, किसके किसके बीच, क्लाइंट और सर्वर के बीच। क्लाइंट को जो चाहिए क्या सर्वर के पास है, हाँ है, तो कैसे पता है, तो एपीआई बोलेगा अच्छा मुझे यूजर का डिटेल चाहिए, यूजर नाम का टेबल है मेरे पास, उसमें ये फील्ड है, तो क्या आपके पास वो है क्या। तो कुछ इस तरह से, ठीक ठीक है जी। कोविन एपीआई का एग्जांपल यहाँ लिया गया, तो याद होगा आपको अप्रॉक्स 2021 का वक्त था और कोविड तो बहुत ज़्यादा मतलब हाइप्ड अप था और बहुत डिसरप्ट किया उसने। तो उस वक्त यही सारी चीज़ें कि वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा के लिए आपका एक ऐप था जहाँ पर रजिस्टर वगैरह करते थे। आप अपनी पिन कोड डाल के चेक कर सकते थे कि आपकी नियरेस्ट आई मीन टू से वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ है। ठीक है, दो टाइप की आई मीन टू से एपीआई थी आपकी। एक था आपका, एक जो एपीआई था वो था पब्लिक एपीआई, या फिर जिसको आप बोल सकते हो अनऑथेंटिकेटेड एपीआई। मतलब कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, कोई भी पब्लिक बंदा आएगा, पिन कोड डाला उसने और स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्च कर लिया कि कहाँ सेंटर है कहाँ पर है। दूसरी थी ऑथेंटिकेटेड एपीआईज, वही एपीआईज थी, एक को आपने ऑथेंटिकेट किया एक को नहीं किया, एक आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह से रिलेटेड चीजें लौटा रहा था, मतलब रीड ही करोगे ना यहाँ पे, और दूसरा आपका क्या कर रहा था, बुक कर रहा था अपॉइंटमेंट को, मतलब यहाँ पोस्ट मेथड चल रहा था, यहाँ आप क्रिएट कर रहे थे कि आपकी ये अपॉइंटमेंट है आई मीन से ऑथेंटिकेटेड एपीआई में। ठीक है, कुछ सेंसिटिव ऑपरेशन से लाइक बुकिंग अपॉइंटमेंट्स, डाउनलोड करना है आपको सर्टिफिकेट, तो ये ऑथेंटिकेटेड क्यों था, आप बुक कर सकते हो बट आपकी प्राइवेसी, और आप एप्लीकेशन आई मीन से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते थे, उसके लिए ओटीपी वेरिफिकेशन चाहिए आपको। ठीक है, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के मैं बारे में बात करूँ तो ये कुछ यहाँ दे रखा है आपका, ये ऑथोराइज्ड है, और ये सारे ऑप्शंस आप क्या आते थे अगर आपको थोड़े बहुत भी याद हो तो। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद एपीआई एंड पॉइंट स्ट्रक्चर। अब मैं एपीआई के एंड पॉइंट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एपीआई कोई भी एपीआई उठा लो आप, वो जनरली स्ट्रक्चर्ड यूआरएल फॉर्मेट में होता है। मतलब जैसे कि पहले यूआरएल आएगा, क्वेरी आया, लिमिट सबसे लास्ट में आएगा, तो पता होता है मोरलेस कि कौन कहाँ आ रहा है, उससे जुड़ी जो भी चीज़ें होंगी। अभी अगर आप इस एपीआई को देखोगे, वेट वेट फॉर ए सेकंड, देखो इस एपीआई को, यहाँ यहाँ क्या क्या है भाई, वर्जन 2 यूज हो रहा है। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट पेज, सेशन है, पब्लिक के लिए है, ये बताया गया है। फाइंड कैसे करो, फाइंड बाय पिन, अपना पिन कोड डालो और फाइंड कर लो, ऐसा ही होता था ना यूआई, यहाँ आपने पिन कोड भरा, डेट भरा, ठीक है, और आपको कुछ ऐसा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। बाय द वे अभी अगर आप इसको चलाओगे तो फिर एरर आ जाएगा, आपको कुछ आता है कि टोकन वेरीफाइड, देखो इनपुट पैरामीटर मिसिंग आ जाएगा क्योंकि यहाँ फाइंड बाय पिन नहीं लिखना, यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल के ट्राई कर सकते हो। मैं देखता हूँ अगर चल जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा। फिर बिल्कुल चीज़ें जो है ना ब्लैंक आ रही हैं, जैसा कि बोला गया था, जो आपका कोड था यहाँ पे, जिसमें ऐसा बोला गया था ना कि ये जो है आपकी, वेट ये क्या रिटर्न करेगा, एम्प्टी एरे। तो जब मैंने डाला वो जो आपका कोविन वाला केस था, तो वहाँ पे एम्प्टी एरे ही आ रहा था, कुछ खास नहीं। तो आप पिन कोड डाल के देख लेना, मैंने तो पिन कोड वगैरह डाल के भी देखा था, मैंने बाय द वे ये डाला था, ये देख सकते हो आप। मैं इसको थोड़ा पीछे, मैंने ये डाला था, यहाँ देखो, कर्ल एक्स जो कमांड है वो अपॉइंटमेंट पब्लिक फाइंड बाय पिन कोड, तो अभी ये नहीं चल रहा, तो फिर जो भी रीज़न हो, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, जैसे मैंने पहले दिखाया आपको वही सारी की सारी चीज़ें, कुछ खास नहीं है इसमें।
और यहाँ पे पिन कोड अगर आप डालते तो रिक्वेस्ट आता तो कैसा आता, तो भाई रिक्वेस्ट आपका ऐसा आ जाता, जिसमें सेशन होते। और सेशन एक आपका वेरिएबल है जो कि स्टोर कर रहा है क्या, लिस्ट, कई सारे, मतलब एक लिस्ट स्टोर कर रहा है, उस लिस्ट में कई सारे डिटेल्स होते, कई सारे लाइक प्रोडक्ट्स के जैसे अब आपको डिटेल मिलते हैं वही सारी की सारी चीज़ें होती। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ दे रहे हो कर्ल, भाई कहाँ चला गया मैं, वेट वेट, आप यहाँ क्या दे रहे हो, आप दे रहे हो कर्ल एक्स गेट, आप बोल रहे हो कि मुझे गेट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह वही पिन कोड, फ्रॉम सेशन, फ्रॉम कब से, सेशन आईडी, डेट, अवेलेबिलिटी, जो भी है, फी वगैरह, तो यही इसका स्ट्रक्चर हो गया, कुछ खास नहीं। और ये कुछ ऐसा है कि जब आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे, देखो क्या एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, सर्टिफिकेट को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, कहाँ से, पब्लिक से। भाई कैसे हो जाएगा, ये बोल रहा है अनऑथोराइज्ड एक्सेस है। मेरे में तो टोकन वगैरह का कुछ इशू दिखा रहा था क्योंकि उसको ओटीपी वगैरह चाहिए, दैट्स वाई। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, तो ऑथेंटिकेशन मतलब एपीआई की ऑथेंटिकेशन, इसकी ज़रूरत है भी नहीं भी है। कब है, जब आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओटीपी के थ्रू आप कर सकते हो इसको, अब बहुत सी चीज़ें, JWT टोकन आपका होता है, ठीक है, उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो मोर और लेस थोड़ा बहुत। तो अब बात ये है कि ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है क्या, देखो ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत तब है जब आप इंश्योर करना चाहते हो कि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर्स ही परफॉर्म कर सके कोई सेंसिटिव एक्शन को, जैसे कोई वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करनी है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो मैं करूँगा, मैं ऑथोराइज्ड होना चाहिए ना मैंने, कि मेरी है ये आईडी और मेरे पास इसका ओटीपी या नंबर है, भाई ऑथोराइज कर दो फिर डाउनलोड करो, ऐसे तो कई सारे कर लेंगे। तो इन केसेस में ऑथेंटिकेशन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिकेशन के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो बहुत गौर से सुनना, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं आपके, एक तो ओटीपी बेस्ड, नोट टीओ, ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन पहला हो सकता है, कि वन टाइम पासवर्ड आप मैसेज के थ्रू भेजो, वेरीफाई कर लो और फिर उसको एक्सेस दे दो। दूसरा हो सकता है एपीआई कीज, एपीआई कीज के थ्रू। अब ये क्या है, तो देखो कुछ एपीआई आपकी होती है, ठीक है, वो उसको एक एपीआई की चाहिए, कोई यूनिक पासवर्ड हो गया डाटा को एक्सेस करने के लिए, ये आप गिटहब की एपीआई होती है उसमें, क्लाउड की। और आगे जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट डेवलप करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि एपीआई की का यूज करते हो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। और एक आपका क्या हो जाएगा, तो फिर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, तीन तरीके से कर सकते हो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। कहने का क्या मतलब कि यूजर ने लॉगिन करा और आपने उसे एक टेम्पोररी टोकन्स दे दिए, ठीक है जी, और हर रिक्वेस्ट के साथ वेरिफिकेशन करते वक्त वो टोकन वापस जाएगा मशीन के ऊपर। तो सपोज करो मैंने लॉग इन करा, आपने मुझे टोकन नंबर दे दिया X2158 कुछ ऐसा, और आपके डेटाबेस में स्टोर है कि मैंने इस बंदे को ये टोकन्स दिया है, फिर से जब मैं लॉग इन करूंगा तो आप चेक करोगे क्या ये वही बंदा है जिसको मैंने ये दिया था, अगर मिल गया तो बस ऐसे ही आप टोकन के थ्रू भी कर सकते हो। सिक्योर required token only require a token that only a valid user can have, तो वही चीज़ है, समरी में आपका दे रखा है। एपीआई एग्जांपल्स कोविन, गूगल क्लाउड, ट्विटर, गिटहब, बहुत सी चीज़ें तो आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब भी आप एपीआई यूज करो तो दो तीन बेस्ट प्रैक्टिसेस आप बोल सकते हो कि कभी भी ओवरलोड मत करना एपीआई को। कहने का मतलब मैंने बहुत सी रिक्वेस्ट भेज दी, 100 मैक्सिमम था वहाँ पे, क्यों, क्योंकि हो सकता था कि मैं 1 लाख रिक्वेस्ट, लिमिट इक्वल टू 1 लाख भी कर देता, जो मैंने अभी रिक्वेस्ट डाला था विकीपीडिया का, विकीपीडिया की यूआरएल पे। तो ओवरलोड ना हो ये ध्यान रखना। कोई नॉन प्रोडक्शन सर्वर आप मतलब यूज कर सकते हो। अब ये सब क्या होता है वो मैं बाद में बता दूंगा। तो और एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पक्का से देख लेना फॉर श्योर। कोई भी एपीआई है तो आपको बताया गया होगा कि जब आप ये यूज़ करोगे ना स्लैश यूज़र, तो यहाँ से आपको यूज़र की डिटेल मिलेगी। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ यूज़र दोगे और यहाँ आईडी दोगे, इससे रिक्वेस्ट करोगे तो आप यूज़र को एक्सेस कर, तो जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, तो फिर मेंशन्ड होती है। अब हम बात, कुछ बेनिफिट्स दे रखा है ओपन एपीआई का, जैसे मॉकिंग मतलब प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो, डिजाइनिंग, क्लाइंट्स, वर्चुअलाइजेशन, तो ये सब मैंने अपने तरफ से डाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लेना बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब बारी आई ओपन एपीआई। एपीआई समझ आ गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि अलाउ करता है एप्लीकेशन को क्लाइंट के साथ और सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए अलाउ करता है, ठीक है। बट इनको बनाना,
यूजेबल, आप यूजेबल बनाओ कि आप उसे बार बार यूज कर सको, मेंटेनेबल बनाओ। मेंटेनेबल, अरे तो आप बहुत ही इजीली उसको मेंटेन कर पाओ, उसको स्केल कर पाओ। एक स्ट्रक्चर्ड, उसमें एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको स्कीमा वगैरह में दिखाया था। उससे क्या होता है कि समझना आसान होता है। अगर आपके पास एक वेल डिफाइंड एपीआई स्पेसिफिकेशन, मतलब आपने एपीआई बनाया, आपने लिख दिया कि जब आप जाओगे फॉरवर्ड स्लैश यूजर पे तो क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश आईडी पे तो क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश पेज पे क्या, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो, और ये भी है कि क्या ये आउटडेटेड हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, आउटडेटेड वगैरह कुछ नहीं हो, ये बस एक प्रॉब्लम दिया गया। सबसे पहली क्या है आपकी, तो यही मैं बता देता हूँ, एपीआई ऑफ इंटरेस्ट फॉर वेब एप्लीकेशन। तो अनब्रेकेबल कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट चेंज। देखो कुछ आप चेंजेस होंगे, उसको आप मतलब बार बार चेंज नहीं करेंगे, इसमें स्टेबिलिटी मैटर रखती है। जैसे कोविन एपीआई थी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए, सपोज करो अगर आपने एपीआई को चेंज कर दिया बिना वार्निंग, चेंज करना मतलब कुछ को आईडी, कुछ एंड पॉइंट को आपने चेंज कर दिया, आपने बोला अब स्लैश यूजर पे कुछ और दिखाऊंगा मैं, तो ये स्टेबल नहीं कह सकते उसको। जितनी भी उसका मतलब उस एपीआई का कई सारे एप्लीकेशंस यूज कर रहे होंगे, आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ, हो सकता है उस एपीआई से कई सारे वेबसाइट्स यूज कर रहे होंगे उसको, तो वो सब एकाएक वर्क करना स्टॉप कर देंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ अंडर, आप डॉक्यूमेंटेशन उसकी बेहतर कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो उसको। हाँ, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो जैसे वो कोड जनरेट करते हो डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग के थ्रू। तो यही सारी की सारी चीज़ें। प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में हाईली सब्जेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन की जब बात आती है, तो फिर सब्जेक्टिव से क्या मतलब है कि कुछ डेवलपर जो है ना, जो आपकी एपीआई की डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मतलब कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, बेटर देन अदर साइड डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करता है। बट अभी तो आप एपीआई का यूज करके लिटरली बहुत बेहतर, बहुत स्मूथली कर सकते हो। इनकम्प्लीट, अब इसका क्या मतलब है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ दे रखा है कि व्हाट वन प्रोग्रामर्स फाइंड्स इंपॉर्टेंट मे नॉट मैच अदर्स। इन शॉर्ट कहने का मतलब, अगर एक डेवलपर कंफ्यूज कर रहा है दूसरे को, आधी चीज़ें उसने डाली है, तो क्या फ़ायदा फिर उसका। आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने कोई एंड पॉइंट अपडेट कर दिया, फिर आपने एंड पॉइंट अपडेट कर दिया अपनी एपीआई में, बट आपने उसे नहीं डाला, कहाँ नहीं डाला, तो अपने डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ईजिली। ह्यूमन लैंग्वेज स्पेसिफिक होनी चाहिए, जनरल लैंग्वेज में लिखो आप। डिस्क्रिप्शन फाइल्स, एग्जांपल्स, मैनेजेबल, मशीन रीडेबल। तो मशीन रीडेबल एपीआई डिस्क्रिप्शन से क्या मतलब है, तो फिर आप इसके थ्रू इश्यूज को सॉल्व कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन की इश्यूज को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। कैसे, तो फिर एक स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन फाइल्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और फाइल कौन प्रोवाइड करेगा, तो फिर कुछ जैसे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। एक तरीका है, स्ट्रक्चर्ड वे है एपीआई को डिफाइन करने का, वो आप मेंशन कर सकते हो। इसको आप मशीन रीडेबल बना सकते हो, ठीक है, ताकि मशीन इसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पार्स कर ले हर चीज़ को, ठीक है। मतलब और भी बहुत सी चीज़ें। बाय द वे, ये बॉयलर प्लेट कोड दे रखा है, कैसे मशीन समझ जाती है कि ये भाई बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है। मॉक सर्वर है, मॉक सर्वर मतलब आप बोल सकते हो एक सर्वर है उसी की एक कॉपी बोल लो, कुछ खास नहीं। एग्जाम्पल, असेंबली लैंग्वेज इज एक असेंबली लैंग्वेज है। अगर आपको जेएस के बारे में पता होगा तो मोर और लेस पता ही होगा। क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्जन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्जन है, जो कि मशीन और ह्यूमन रीडेबल दोनों है। तो वही है और कुछ नहीं। और एक इंग्लिश लैंग्वेज है जिसको विच नीड समवन टू राइट कोड, जिसको चाहिए स्ट्रक्चर। तो कुछ खास नहीं है, बेसिक चीज़ें। अब आपकी ओपन आई स्पेसिफिकेशन, ओ ए एस, ओपन आई स्पेसिफिकेशन, ये क्या है, ये एक वाइडली मतलब बहुत बोल सकते हो आप फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। तो ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड एक स्टैंडर्ड है एपीआई को डिफाइन करने का, कि आप कैसे डिफाइन करोगे एपीआई को। सबसे पहले क्या दे रखा है, वेंडर न्यूट्रल फॉर्मेट। मतलब ये किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर से टाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेंडर न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल फॉर्मेट फॉर HTTP बेस्ड रिमोट API स्पेक्स स्पेसिफिकेशंस। HTTP बेस्ड का क्या मतलब है, कि स्पेशली वेब एपीआई के लिए आपने इसे डिज़ाइन करा है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का यहाँ पे क्या मतलब है, कि आप जेसन यूज कर लो या फिर YML यूज कर लो, YML जिसको बोलते हो येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। तो वही सारी की सारी चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं, बेसिक चीज़ें। ओरिजिनली डेवलप्ड एज स्वैगर, इवॉल्व फ्रॉम स्वैगर 2.0।
तो कहने का मतलब ओपन एपीआई का जो इवोल्यूशन है ना, इसको डेवलप किया गया था स्वैगर के तौर पे। कोई कंपनी थी स्मार्ट बियर करके, 2015 में उसने करा था। फिर स्वैगर क्या हुआ, स्वैगर को इवॉल्व की, स्वैगर को जैसे जैसे इवॉल्व किया गया, बेहतर बनाया गया, वो ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन में, मतलब उसको फिर बोल दिया गया, मतलब स्वैगर का अपग्रेडेड वर्जन है ये। डेट्स इट, आप ऐसा समझ लो। स्वैगर और ओपन एपीआई क्या है, तो देखो, ओपन एआई, आई एम से ओपन एआई नहीं भाई, ओपन एपीआई, ओपन एआई अलग है एआई वाला, उसको अलग रखा। तो स्वैगर को बहुत ज़्यादा ऑफिशियल टर्म के तौर पे यूज करा जाने लगा था, क्योंकि इसमें कुछ टूल्स इंक्लूडेड है ओपन, आपकी ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। जैसे स्वैगर का यूआई आपने यूज़ करा है, कुछ नहीं, ग्राफिकल इंटरफेस, स्वैगर एडिटर है, कुछ टूल जिसका आप यूज करते हो ओपन एआई को एडिट वगैरह करने के लिए। तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं, आपकी और कुछ